अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव फंक्शन ऑफ 2 और 3 पार्टिकल सिस्टम। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो हमारे पास वीडियो नंबर 8 है। इसका बी पार्ट है वेव फंक्शन ऑफ 2 और 3 पार्टिकल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो उससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 14 लिखी हुआ है। इससे नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं जो अभी फ़िलहाल लिखे तो नहीं है, लेकिन हम उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स 2 की मुकम्मल सीरीज़ ये बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लास्ट वीडियो थी हमारे पास, वीडियो नंबर 8, इसका ए पार्ट में हमने एक इक्वेशन लिखी थी। उस इक्वेशन पर हमने डिटेल से बात की थी। ओके, तो वो इक्वेशन क्या है वो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, तो हमारे पास ये डेल है, ये पोटेंशियल वी है, और ये हमारे पास आई है, और ये ब्रैकेट है, इसको हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास है साई एन आई। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू ई एल आई। ये इस इक्वेशन पर हमने डिटेल से बात की हुई है लास्ट वीडियो में। ओके, यानी कि एक्चुअली मेरे पास ये इस हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। इस ये हैमिल्टोनियन है, ये एनर्जी है, और ये मेरे पास ये दोनों क्या है, वेव फंक्शन है। इस इक्वेशन को मद्देनजर रखकर हमने लिखा है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप लोगों को इसके डिटेल का पता है ये कैसे ड्राइव की है तो बेहतर, अगर नहीं पता तो लास्ट वीडियो का जो लिंक हुआ है आप लोगों को इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम जिस तरह जानते हैं कि हर पार्टिकल का अपना वेव फंक्शन होता है। ओके, तो हमने ये जो इक्वेशन लिखी है ये nth पार्टिकल्स की लिखी है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उनके लिए हमने ये डायरेक्ट इक्वेशन इधर हमने लिख दी हुई है। हर पार्टिकल का वेव फंक्शन बनेगा, इसी तरह n पार्टिकल का वेव फंक्शन मिल जाएगा। आइडेंटिकल पार्टिकल बट नॉन इंटरेक्टिंग। अगर आप लास्ट वीडियो देखें ना, तो जो ये इक्वेशन लिखी है ये हमने किसके लिए लिखी है, पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं यानी कि सेम है, और नॉन इंटरेक्टिंग है यानी कि एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ओके, एक दूसरे से जुदा हैं, यानी कि उनकी जो स्टेट्स है, क्वांटम स्टेट है, जिसको हमने क्वांटम स्टेट का अल्फा का नाम दिया था, क्वांटम स्टेट बीटा का नाम दिया था, क्वांटम स्टेट गैमा का नाम दिया था। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये जो इक्वेशन है इट इज़ नॉट गुड प्रोसीजर कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये अच्छी नहीं है, सही नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक क्लासरूम में रोल नंबर वाइज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठे होते हैं, तो उन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करना, उन स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करना डिफ़िकल्ट नहीं होता बल्कि आसान होता है। दीज आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं जो चेयर पर बैठे होते हैं रोल नंबर वाइज, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ओके, हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। बट मगर हम क्वांटम स्टेट में टू लोकेट पार्टिकल इन एग्जैक्ट स्टेट इज इम्पॉसिबल। क्वांटम स्टेट में एक किसी स्टेट में, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी स्टेट में किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना ये इम्पॉसिबल होता है, और यही हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम एग्जैक्ट पता लग गई, बशर्ते कि उसकी एग्जैक्ट पता लगने से दूसरे चीज़ें इफेक्ट ना हो, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कहलाती। जिस तरह देखना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, तो उसमें अगर हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता लग जाए तो हम हमारे पास हम मोमेंटम का नॉलेज खो देते हैं। अगर हम मोमेंटम का पता लग जाए, एग्जैक्ट पता लग जाए, तो हम पोजीशन को खो बैठते हैं। तो ये तो एक दूसरे के इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर। लेकिन अगर एक ऐसा केस है क्वांटम मैकेनिक्स में कि जिसमें हमने इसको एग्जैक्ट फाइंड कर लिया, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसकी वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ा, इसके एंगुलर मोमेंटम पर कोई असर नहीं पड़ा, इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वो फिर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कहलाती। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी लाजमी तौर पर पाई जाती है। ओके हो गया। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी स्टेट में किसी पोजीशन को एग्जैक्ट लोकेट करना ये हमारे पास इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने लिखी है ये भी इम्पॉसिबल है, ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। तो इसकी जो अदर रीज़न, जो दूसरी रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है ये सिमेट्रिक हो सकती है या एंटी सिमेट्रिक हो सकती है। ओके, तो यहाँ एक जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पाई मौजूद नहीं है, यहाँ इस इक्वेशन में पाई मौजूद नहीं है।
यहाँ पाई की फॉर्म में ना तो सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है। ओके, लिहाजा ये इक्वेशन सही नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन सही नहीं है तो इसका मतलब है जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वो भी सही नहीं है। अब बेसिक इक्वेशन कौन सी है? अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्रिक में जो बेसिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है 1/2, ये हमारे पास है, और साई है, और ये मेरे पास काई 1 है, ये काई 2 है, प्लस ये काई है, ये काई 2 है, ये काई 1 है। ओके, तो ये इधर हमने क्या इसे किया कि सिर्फ सिंपल पोजीशन चेंज है, और ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। ये सिमेट्री के लिए बेसिक इक्वेशन है। अगर हम एंटी सिमेट्री की बात करें तो ये काई है, काई की यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन कंटेन करता है पार्टिकल के मुतालिक। ये भी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा, ये काई 1 है, ये काई 2 है, यहाँ नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव होगा। ओके, ये साई है, काई 2 है, और मेरे पास काई 1 है। डन हो गया। तो अब जो ये इसका अगर ये हमारे पास इक्वेशन सही नहीं है तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन सही नहीं है और ये भी इक्वेशन सही नहीं है। इक्वेशन सही होने का मतलब क्या है कि इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते। ओके हो गया। तो अब ये अगर हम इसको रोंग कह रहे हैं तो फिर इसकी सही इक्वेशन किस तरह बन सकती है? तो वो हम लिखते हैं। अगर हम फॉर सिमेट्रिक लिखना चाह रहे हैं तो सिमेट्रिकली हमारे पास ये होगा काई 1 है, ये काई 2 है, और ये मेरे पास क्या होगा, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। ओके, तो ये होगा मेरे पास साई, इधर मेरे पास एन, आई थिंक जी एन 1 है, इधर मेरे पास n1 है, और इधर मेरे पास क्या काई 1 है, और इधर मेरे पास n2 है, इधर मेरे पास काई 2 है। ओके, तो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में मेरे पास क्या पॉजिटिव आएगा, तो इधर मेरे पास n1 है, तो इधर मेरे पास काई 2 है, तो इधर मेरे पास n2 है, तो इधर मेरे पास काई 1 है। यानी कि इधर 1 था इधर 2 है, तो इसको इसकी जगह हमने 2 को लिख दिया, इसकी जगह हमने 1 को लिख दिया, यानी कि हमने चेंज कर दिया हुआ है। ओके हो गया। ये हमारे पास फॉर सिमेट्री था। अब अगर हम बात करें फॉर एंटी सिमेट्री के लिए तो मेरे पास ये काई 1 है, ये मेरे पास काई 2 है, तो ये मेरे पास नॉर्मल फैक्टर लिखा। नॉर्मल फैक्टर हम लाजमी लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, साई n1 है, तो इधर मेरे पास काई 1 है, तो साई n2 है, इधर काई 2 है, इधर पॉजिटिव था इधर सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क होगा, बाकी वही सब कुछ है। ओके, तो ये मेरे पास आ गया है। तो अब ये सिमेट्रिक की इक्वेशन बन चुकी है और ये मेरे पास एंटी सिमेट्रिक की इक्वेशन बन चुकी है। ये हमारे पास इक्वेशन सुटेबल है, अवेलेबल है, सही हैं, दुरुस्त हैं। ओके, तो अब यहाँ याद रखिएगा कि हमने सिर्फ क्या किया है, पार्टिकल की पोजीशन को चेंज किया है। यानी कि वो काई 1 की जगह काई 2 को ले लिया, काई 1 2 की जगह 1, हमने इसको चेंज नहीं किया, ये याद रखिएगा। यानी कि इसको ये कहने का मतलब इसको हमने चेंज नहीं किया, n1 n2 को, ये हमारे पास। ओके, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज किया है, हमने स्टेट को चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेट है, इसको हम अल्फा का नाम देते हैं, क्वांटम स्टेट है। ये क्वांटम स्टेट दूसरी है जिसको हम बीटा का नाम दे रहे हैं, और ये क्वांटम स्टेट तीसरी है जिसको हम अल्फा का नाम दे रहे हैं। एक पार्टिकल ये है जिसको हम 1 का नाम दे रहे हैं, एक पार्टिकल ये है जिसको हम पार्टिकल 2 का नाम दे रहे हैं। अगर इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर दूँ कि इसको मैं ऊपर ले जाऊँ और ऊपर वाले को मैं नीचे ले आऊँ, अब ये पार्टिकल को हम चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं होता कि ये जो स्टेट है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर वाले जो बीटा स्टेट है उसको नीचे ले जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि जो दो हमारे पास ये स्टेट्स है इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख लें। ओके, और वो हो भी सकता है, वो किस केस में हो सकता है अगर हमारे पास बोसोन्स हैं, बोसोन्स पार्टिकल्स हैं, यानी कि अगर उनका हमारे पास जो स्पिन इंटेग्रल है वो इसके इक्वल हो, वूल इंटेग्रल हो। ओके, फर्मियोन्स ना हो, फर्मी। अब ये फर्मियोन्स क्या होता है, बोसोन, इस पर भी हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। फर्मियोन्स के लिए क्या होता है, हाफ इंटीग्रल होता है। ओके, ये हम एडिशनल बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है। इधर 1 था, 3 है, 5 यहाँ के ऑड होता है और इसके साथ हमारे पास हाफ होता है। तो ये फर्मियोन्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ये स्टेट कंबाइन होना। बोसोन्स के लिए हमारे पास ये पॉसिबल होता है। तो अब ये क्या है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं। काई 1 है, ये काई 2 है, इज इक्वल टू
1/2 ये इस तरह है, तो इसको हमने सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया है। ओके, तो हमारे पास क्या है, साई एन 1 है, तो हमारे पास इधर काई 1 आ जाएगा, और इधर मेरे पास साई एन 2 है, और इधर मेरे पास काई 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन लिख सकते हैं, और ये एंटी सिमेट्रिक जो मेरे इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन में इधर हमने 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो ये मेरे पास इधर p है, तो इधर मेरे पास -1 है, इधर इसमें -1 नहीं होगा, इसमें -1 हमारे पास होगा। ओके, तो अब इसके p है, तो साई n 1 होगा, और इधर मेरे पास काई 1 होगा, और इधर साई n 2 होगा, इधर मेरे पास काई 2 होगा। ये इक्वेशन है दो हमारे पास। ओके, ये सिमेट्रिकली एंटी सिमेट्रिक है, इस सिमेट्रिक इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, एंटी सिमेट्रिक इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, इस इक्वेशन में लिख लें, एक ही बात है। अब यहाँ देखें जो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है, इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं ना। अब एक ये फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म होगी एंटी सिमेट्रिक के लिए, एक ये होगी। अब इसकी जो थर्ड टाइप है, थर्ड फॉर्म है, उसमें हम इसको जब पास एंटी सिमेट्रिक फॉर्म है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, सिमेट्रिकली भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इधर एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो हमारे पास ये होगी कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है हमारे पास कि जो कि मेंटेन रखता है। काई 1 है, वो इधर मेरे पास n1 है, और ये काई 2 है, और इधर मेरे पास क्या है, n2 है, काई 1 है, और इधर मेरे पास क्या है, n2 है, और हमारे पास क्या है, काई 2 है। ओके, यानी कि इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। ये तो बात की थी हमारे पास 2 पार्टिकल्स के लिए। अगर यही सेम प्रोसेस अगर हम 3 पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हैं। ओके, ये मेरे पास 3 पार्टिकल्स के लिए है, तो 3 पार्टिकल के क्या होगा कि जो मेरे पास होगा सिमेट्रिक के लिए, वो हमारे पास क्या होगा, काई 1 काई 2, अब इधर काई 3 भी ऐड हो जाएगा, तो वो हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर इधर 2 था, अब इधर मेरे पास 3 हो जाएगा। तो साई n 1 है, तो काई 1 है, तो साई n 2 है, काई 2 है, और साई n 3 है, और काई 3 है हमारे पास। ओके, तो ये है ये हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक है। अब अगर हम बात करें एंटी सिमेट्रिक की, तो एंटी सिमेट्रिक फॉर 3 पार्टिकल्स के लिए, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, वही काम है जो हमने पीछे किया हुआ है। ये p है, इधर से -1 आ जाएगा, जिस तरह हमने इधर -1 लिखा था ना 2 के लिए। ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक में हमने -1 लिखा था, तो इधर भी हम -1 लिखेंगे, बाकी वही है हमारे पास। n1 है, तो काई 1 है हमारे पास। ओके, तो n2 है, काई 2 है, n3 है, हमारे पास काई 3 है। ओके, ये लिख लिया है। ये सिमेट्रिक फॉर्म है, ये एंटी सिमेट्रिक है। अगर हम इस एंटी सिमेट्रिक को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, मेरे पास है, ये मेरे पास साई n 1 है, तो काई 1 है, तो साई n 1 है, तो काई 2 है, साई n 1 है, तो हमारे पास काई 3 है, ये साई n 2 है, ये हमारे पास क्या है, काई 1 है। ओके, साई n 2 है, काई हमारे पास 2 है, तो साई n 2 है हमारे पास, और काई 3 है हमारे पास। ओके, इसी तरह हमारे पास साई n 3 है, तो काई 1 है, साई n 3 है, तो हमारे पास काई 1 है, काई 2 है, साई n 3 है, तो हमारे पास काई भी 3 है। ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है, इस इक्वेशन को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम पार्टिकल को चेंज करें तो जो हमारे पास कॉलम है वो चेंज हो जाएंगे। यानी अगर हम इस केस में एंटी सिमेट्रिक फॉर्म में अगर हम पार्टिकल की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो हमारे पास कॉलम है वो भी चेंज हो रहे हैं, हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास इधर रो होती है ना, ये रो किसको शो करती हैं, ये स्टेट को शो करती हैं, ये वाली रो। और जो हमारे पास कॉलम होते हैं ये किसको शो करते हैं, पार्टिकल्स को शो करते हैं। ओके, ये क्या स्टेट है, और ये हमारे पास क्या पार्टिकल्स हैं। और अगर पार्टिकल ही नहीं है तो स्टेट कैसे बनेगी, इसलिए जो हमारे पास पार्टिकल मौजूद होंगे तो वही जो हमारे पास स्टेट होंगे उनको फिल करेंगे ना। तो इसका मतलब तो क्या होगा, जो मेरे पास ये चीज़ है, ये वाली जो मेरे पास ये टर्म है, किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है पार्टिकल 1 को शो कर रही है। इस तरह ये किसको शो कर रही है, पार्टिकल 2 को। इसी तरह मेरे पास ये पार्टिकल 3 को शो कर रही है।
तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अपना नाम याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।